अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द जनता टॉक्स। आज हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। तो चलिए रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, पैसों में और असर रसूख में दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी, इलेक्शन हर हाल में जीतने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने 6 अप्रैल को अपना 42वां फाउंडेशन दिवस मनाया। इन 42 सालों में बीजेपी ने अपने आप को सत्ता में कायम रखने के लिए अलग अलग नए एक्सपेरिमेंट किए और कहां कॉम्प्रोमाइज किया। हमको लगता है कि इन 42 सालों के सफर में चलकर हमको देखना चाहिए कि किस तरह से एक विचारधारा रखने वाली पार्टी ने अपने आप को सत्ता में कायम रखने के लिए अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर नए एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो फ्रिंज पार्टी से निकलकर देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बन सके। 1982 में बीजेपी के पास में सिर्फ 2 सीटें थी। आपको याद दिला दे कि जब 1980 में जनता पार्टी सरकार में थी उस वक्त बीजेपी उसके साथ अलायंस पार्टनर थी। 1980 के इलेक्शन में जनता पार्टी इलेक्शन हार गई, उसको महज 31 सीटें मिली थी। जब जनता पार्टी आत्ममंथन कर रही थी उस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आया कि डुअल मेंबरशिप नहीं चलेगी, यानी एक तरफ आप आरएसएस के भी मेंबर हो और दूसरी तरफ किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस मुद्दे पर भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी से एक झटके में रिजाइन कर दिया। के बाद में जनसंघ ने बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बनाई। ये वो वक्त था जब देश में बहुजन क्रांति का दौर था, हर तरफ बहुजनों की आवाजें उठ रही थी। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी ने बहुजन के मंडल से निपटने के लिए कमंडल की सियासत अपनाने का फैसला किया। फिर क्या था, देश की सियासत में तूफान सा आ गया। कमंडल की सियासत ने भारतीय जनता पार्टी के हौसले बढ़ा दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस में बैठे आरएसएस के माइंडसेट वाले नेताओं ने हालात से फायदा उठाकर राजीव गांधी से एक के बाद एक लगातार सियासी गलतियां करवाकर बीजेपी को हालात से फायदा उठाने का भरपूर मौका फराहम किया। बीजेपी ने हालात से फायदा उठाकर अपनी सियासत को चमकाया। 2 सीट से ने आपको 185 सीट यानी 185 सीट तक पहुंचा दिया। उसी बीच में तमिलनाडु में बड़ी तादाद में दलितों के धर्म परिवर्तन की खबरों ने हिंदुत्ववादी लोगों के होश उड़ा दिए। ये वही वक्त था जब राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट और गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियों की ताकत ने मिलकर देश में दुश्मन को चिन्हित करने का काम शुरू किया था और फिर हर कोई ने अपनी ताकत भर इस बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया। यहीं से शुरू हुआ नफरत का खेल। देश के अलग अलग हिस्सों से बम ब्लास्ट की खबरें आने लगी। मीडिया ने बगैर सोचे समझे मुसलमानों की तरफ उंगली उठाना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने झूठ गढ़कर मुसलमानों को फंसाने का काम शुरू किया। अदालतों ने पुलिस के झूठ पर अपनी मोहर लगाकर मुसलमानों के पढ़े लिखे तबकों को सलाखों के पीछे डालकर मुसलमानों के एक्टिविज्म को खत्म किया। कौम के अंदर खौफ को फैलाने के लिए माहौल बनाया गया। बीजेपी जो अब तक सिर्फ ऊंची जात की पार्टी थी, अब वो अपने आप को नए एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर चुकी थी। आरएसएस ने तमाम हिंदुओं को अपनी राजनीति साधने के लिए इस्तेमाल करने का मन बना लिया था। आरएसएस की नीति कितनी कामयाब हुई है ये देखने के लिए अब उसको एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी। तब उसने गुजरात को अपना पहला लैब बनाया और 2002 में गुजरात में गोधरा कांड करवाया गया। हजारों मुसलमानों को नए प्रयोग के जरिए से शहीद करवाकर आरएसएस ने अपनी नीति की सफलता को साबित किया। अब बीजेपी के हिंदुत्व में न सिर्फ ऊंची जात के लोग थे बल्कि मीडियम क्लास के ओबीसी भी थे जो अपने आप को बढ़ चढ़कर हिंदू कहलाने में सबसे आगे थे। साथ ही दलितों को भी किस तरह से अपने मकसद में इस्तेमाल किया जाए आरएसएस उसकी पूरी प्लानिंग कर चुका था। अब वो वक्त आ गया था कि सत्ता में रहकर आरएसएस गवर्नमेंट मशीनरी के जरिए से किस तरह से चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकती है वो सीखने की जरूरत थी। यहीं पर गुजरात की नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरएसएस को ये सिखाया सत्ता में रहकर
चीजों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस ताकत का अंदाजा होते ही आरएसएस ने अपने आप को सत्ता पर कैसे काबिज किया जाए उस लाइन पर काम करना शुरू किया। उसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने अपनी विचारधारा से समझौता किया और ऐसे लोगों को साथ में मिलाना शुरू किया जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से नहीं थे मगर सत्ता दिलाने में आरएसएस की जरूर मदद कर सकते थे। उसकी मिसाल अलग अलग राज्यों में गठबंधन की सरकार के रूप में हम देख सकते हैं। आरएसएस के कट्टर विरोधी जो बिल्कुल भी आरएसएस के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, अब वो लोग भी अपने आप को आरएसएस के साथ में काम करने के लिए धीरे धीरे तैयार कर रहे थे। यही वो दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अब बीजेपी और आरएसएस के लिए सत्ता को अपने हाथ में रखना उसकी पहली जरूरत बन गया है और वो ये काम बखूबी अंजाम देती चली आ रही है। आरएसएस और बीजेपी को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जब तक सत्ता आपके हाथ में है तो आप हर चीज को मुमकिन कर सकते हो। इसीलिए जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपनी सरकार बनाने के लिए। आज आरएसएस और बीजेपी अपने गोल्डन एरा में जी रही है। हम आपको बताते चले कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज परमानेंट बाकी नहीं रहती है। जो चीज ऊपर चढ़ती है वो एक लिमिट तक पहुंचने के बाद में वहां से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। अब आरएसएस और बीजेपी जिस एरा में पहुंच गए हैं वहां से ऊपर उनके लिए कोई चीज नहीं है। अब उनके लिए डाउनफॉल ही मुकद्दर बन गया है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर तरीन पार्टी है, उनके पास में लाखों की तादाद में डिसिप्लिन और पार्टी की कामयाबी के लिए कुर्बानी देने वाले कैडर्स हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से मुकाबला करने वाली पार्टियों के ऐसे हालात हैं कि उनके छोटे से छोटे लीडर हमेशा लीडर बनने के लिए तैयार रहते हैं। वो किसी भी तरह की कुर्बानी देकर पार्टी की तरक्की के लिए काम करने की बजाय अपनी तरक्की के लिए हमेशा पार्टी को लात मारने के लिए तैयार रहे। ये कंपैरिजन हमने उन लोगों के लिए किया है जो हालात को बदलने की हर वक्त कोशिश करने वाले लोग हैं, जो मौका परस्त नहीं है, जो देश और देश में रहने वाले लोगों के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। ये रिपोर्ट देखने के बाद में आपको हालात को समझने का एक नया नजरिया मिलेगा। प्रोग्राम पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपके सामने महाराष्ट्र की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में एक वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।